हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिन की शुरुआत करेंगे 30 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो गूगल प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। 5 स्टार रेटिंग इसलिए है कि एग्जाम इंजन आपके लिए डेली फ्री स्टडी मटेरियल भी लाता है, तो 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और खास बात यह है कि इस पीडीएफ में स्टैटिक जीके का बहुत सारा डेटा, आसपास की न्यूज़ से रिलेटेड जितना भी होता है, वो सब मेंशन होता है। तो इसलिए आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपको बता दूं, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पूरे 1 वर्ष सफलतापूर्वक मना रहा है इस बार। मतलब हम फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। पिछले वर्ष इसी समय पर एग्जाम इंजन की स्थापना मैंने करी थी। तो बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट अगले सप्ताह में होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट आपके समक्ष करूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका सही आंसर है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मुख्यतः पाया जाता है। पहले ऐसे 3 स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर किया है, एक तो हैं शिवम यादव, दूसरे हैं कीर्ति, और तीसरी स्टूडेंट है नंदिनी। ये 3 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर किया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर किया है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए कई स्टूडेंट्स का आंसर गलत क्यों हो गया है, क्योंकि उन्होंने मैलिक एसिड आंसर कर दिया है। वैसे मैं आपको बताऊं तो टमाटर के अंदर मैलिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन जानबूझकर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैलिक एसिड जो पाया जाता है, ये मुख्यतः नहीं पाया जाता है, मतलब इसकी जो तादाद है कम पाई जाती है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। इस वजह से जब भी आपसे पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका आंसर हमेशा ऑक्सैलिक एसिड होना चाहिए, ना कि मैलिक। हाँ, वो एक अलग बात है, जब ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन में ना हो तब आप मैलिक एसिड लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो साइट्रिक एसिड जो है, ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया या संतरा हो गया और अंगूर हो गए, इन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अमीनो एसिड अंडे में पाया जाता है। और मैलिक एसिड मुख्य रूप से एक तो आपका एप्पल में पाया जाता है और आम में पाया जाता है, मैंगो में। ये 2 फल हैं जहां पर मैलिक एसिड सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाता है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार की एक योजना है जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। इसके अंतर्गत टोटल कितने रिलीजियस टूरिज्म शहर हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी गई है? तो टोटल इसके अंतर्गत 30 भारत के वो शहर हैं जो कि 15 राज्यों से हैं, इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। और इन 30 शहरों के लिए भारत सरकार स्वदेश दर्शन के अंतर्गत नया टूरिज्म प्लान लॉन्च कर रही है। मतलब इन 30 शहरों का जो निर्माण कार्य है, वो बेहतर तरीके से किया जाएगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से और ज्यादा सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वहां पर पर्यटन को और बढ़ावा मिले। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में पंजाब के 2 नए शहर इसी में जुड़े हैं। इससे पहले 28 शहर थे इसमें। पंजाब के जो 2 नए शहर जुड़े हैं, एक तो अमृतसर को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है और दूसरा कपूरथला को जोड़ा गया है। अमृतसर और कपूरथला जो है, इनको बेहतर बनाने के लिए पहले से अभी सरकार ने 70 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और ये दोनों पंजाब के हैं शहर। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ली केकियांग। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? अभी हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो केकियांग चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में सर्व कर चुके हैं। ये चाइना के 10 साल तक प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी से ये 2007 में जुड़ गए थे, जिस पार्टी के शी जिनपिंग है। तो अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट हुआ इन्हें, मतलब दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने इसी साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री का पद अपनी मर्जी से छोड़ा था। और चाइना के इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना 2 करेंसी में डील करता है, एक तो युआन में और दूसरा रेन मिनबी। रेन मिनबी। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन अब बोर्नियो आइलैंड है। और म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। तो अंततः एशियन पैरा गेम्स 2022 जो अभी तक चल रहे थे, इनका समापन हो चुका है। मतलब ये गेम खत्म हो चुके हैं। और भारत ने कितने मेडल टोटल जीते हैं? तो भारत ने
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मेडल टैली में अपना नाम अंकित किया है। इस बार हमने 111 पदक जीते हैं। 111 में से 29 गोल्ड हमने जीते हैं और 31 यहाँ पर सिल्वर हमने जीते हैं और 51 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वो आंकड़ा है जो भारत ने 111 पदक के रूप में जीता है। 29 गोल्ड। सबसे ज्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं? तो नंबर 1 में इसमें चाइना रहा है। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो चाइना ने 521 मेडल जीते हैं, जिसमें से 214 इनके गोल्ड हैं। दूसरे नंबर पे ईरान रहा है। ईरान ने 131 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 44 गोल्ड हैं। तीसरे नंबर पे जापान रहा। जापान ने टोटल अगर मेडल बात करें तो 150 मेडल जीते हैं और गोल्ड कितने हैं? 42। ठीक है, और चौथे नंबर पे साउथ कोरिया रहा है। साउथ कोरिया ने टोटल 103 मेडल जीते हैं और गोल्ड है इसमें 30। और पांचवें नंबर पे भारत, मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड है 29। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जापान ने तो ईरान से ज्यादा टोटल मेडल जीते हैं, फिर भी ये तीसरे अंक पे क्यों है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये रैंकिंग दी जाती है ये गोल्ड मेडल के आधार पर दी जाती है। तो आप गोल्ड मेडल देखोगे तो ईरान के ज्यादा हैं जापान से, 2 गोल्ड मेडल इनके ज्यादा है। इस बार जो एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, ये कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये इसका चौथा संस्करण हुआ है और इसके जितनी उम्मीद करी जा रही थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने। और भारत के टोटल 111 एथलीट्स की लिस्ट पूरी मैंने दे रखी है आज की पीडीएफ में, तो आज की पीडीएफ डाउनलोड जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो ऑफिशियल मैस्कॉट रहा है एशियन पैरा गेम्स का, इसका नाम था फीफी। क्या नाम था? फीफी। और ये कौन सा संस्करण हुआ है? चौथा संस्करण हैंगजू में आयोजित किया गया है। पहली बार एशियन पैरा गेम्स कब हुए थे? तो ये हुए थे 2010 में पहली बार, तब भी चाइना ने ही इसको होस्ट किया था। ये कौन सी कंपनी है जो कि 37वें नेशनल गेम्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में अभी उभर के आए हैं? तो ये कंपनी है पेटीएम। पेटीएम ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है 37वें। इस बार के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? ये गोवा से शुरू हुए हैं। कहाँ से? गोवा से। और पूरे भारत भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं इस बार राष्ट्रीय खेल में। और 43 तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और 28 शहर होंगे जहां पर ये गेम्स खेले जाएंगे। तो इसकी शुरुआत गोवा से हुई है। कब से हो गई है? 26 अक्टूबर से इनकी शुरुआत हो चुकी है और ये चलेंगे 9 नवंबर तक गेम्स। पेटीएम की अगर बात करें तो पिछले 6-7 सालों में ये कंपनी टॉप नॉच कंपनी बन गई है फाइनेंस टेक सेंटर में भारत में। 2010 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा है और इसके चेयरपर्सन है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। अभी हाल ही में गुजरात के भारुच में एक टग लॉन्च किया गया है। इस टग का नाम क्या है? तो इस टग का नाम है महाबली। अब ये टग क्या होता है समझिए। जो भी बड़े शिप्स होते हैं ना हमारे इंडियन नेवी के, उसके साथ एक छोटी इस तरीके की बोट होती है। इस बोट को टग बोट बोला जाता है। ठीक है, तो एक नई टग बोट लॉन्च करी गई है जिसका नाम महाबली रखा गया है। ये जो टग बोट है, इसका मेन यूज ये होता है कि जितने फ्यूल में ये जहाज आगे जाएगा उससे मात्र 5% फ्यूल में ये टग बोट आसपास के क्षेत्रों में रिसर्च के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जा सकती है। ठीक है, तो कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए शिप को एंकरेज करके आसपास के क्षेत्रों में ये टग बोट ही भेजी जाती है। इवन जैसे कि मान लीजिए हमारा थोड़ी ही दूरी पर कोई और शिप है, ठीक है, और हमारे शिप को यहाँ पर रहना जरूरी है, तो वहां तक मदद भेजने के लिए भी टग बोट का ही यूज किया जाता है। तो ये जो टग बोट बनाई गई है, ये सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। किसने? इस कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट। सॉफ्ट शिप यार्ड लिमिटेड। ठीक है, और इसको पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित किया गया है। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई टग है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो एक बार फिर से एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस टाइम पर एम एस धोनी को लगातार चारों तरफ से ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रहा है। इससे पहले भी एम एस धोनी दो नई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पिछले सप्ताह ही एम एस धोनी लेस कंपनी के एम्बेसडर बने हैं और उससे पहले जियो मार्ट ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए और पूरे भारत भर में मार्केटिंग करने के लिए एमएस धोनी को अपना कैंपेन एम्बेसडर अब बना रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो एसबीआई के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? वैसे आपको बता दूं, एसबीआई के एक चेयरपर्सन थे जिनका नाम था रजनीश कुमार। अभी पिछले साल ही कौन सी राज्य सरकार ने इनको अपना इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह के पास इस टाइम पर कौन सा मंत्रालय है? तो ये रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। कौन से शहर में? इन्होंने पटना से रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। पटना के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं महेंद्रू घाट। क्या बोलते हैं? महेंद्रू घाट। वहीं से इस रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत 133 युवा, जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करी है रेलवे में, एजुकेशन सेक्टर में, कंज्यूमर अफेयर्स में, होम अफेयर्स मंत्रालय में, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए गिरिराज सिंह के द्वारा। एक किताब अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च करी है। इस किताब का नाम क्या है? तो ये किताब है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। ये किताब किस व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है डॉक्टर कानू भाई टेलर। क्या नाम है? कानू भाई टेलर, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है। तो ये हैं कौन? इन्होंने दिव्यांगजनों के लिए अपने जीवन में सेल्फलेस वर्क किया हुआ है। इवन एक ये वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाते हैं। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हीं के ऊपर यह किताब है जिसका नाम है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। और अभी हाल ही में एक किताब और लॉन्च करी गई है। ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसका नाम आप ध्यान रखें तो बेहतर होगा। इस किताब का नाम है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। क्या नाम है? माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किताब किसने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल। 90 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से एसोसिएट थे, मतलब उसके ट्रस्टी में से एक थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे बेसिकली? तो ट्रस्टी थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और गीता प्रेस गोरखपुर, ये वही ट्रस्ट है या आप बोल सकते हो प्रेस कंपनी है जिसके द्वारा भगवत गीता बहुत पहले से ही लॉन्च करी गई थी। जब भगवत गीता के हिंदी में ट्रांसलेशन कहीं नहीं मिलते थे, तब सबसे पहले इसी प्रेस ने शुरुआत करी थी। और इसके अलावा श्री रामचरितमानस और भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी किताबें हैं, ऑलमोस्ट सारी इन्होंने प्रकाशित कर रखी हैं। तो 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और इन्होंने सामाजिक जागरूकता और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी में ट्रस्टी के रूप में अपना 40 वर्षों का योगदान दिया हुआ है। 2021 में इनको गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। किससे? गांधी पीस प्राइज से। ये कौन है जिनके द्वारा इंडियन नेवी में कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को एनआईबी से सम्मानित किया गया है? एनआईबी का मतलब पता है क्या है? इसको बोलते हैं नेवीज इंटेलिजेंट बैकॉन। ठीक है। ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति पढ़ाई में रुचि रखता है और लिखने की जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट स्किल है। ठीक है। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती। और किसने दिया है? ये है इंडियन नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार। तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अभी दरअसल इंडियन नेवी में एक निबंध की प्रतियोगिता हुई थी और इस प्रतियोगिता को बोला जाता है के एम पणिक्कर प्रतियोगिता। ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में इन्होंने सबसे बेहतर ऐसे लिखा कि अरुण चक्रवर्ती ने, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया। इंडियन नेवी डे अगले एक महीने के बाद आने वाला है। ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ये कौन सा शहर है जहां पर 2023 के ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का आयोजन किया जाएगा? तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 दुबई में आयोजित किया जाएगा। अब सवाल उठता है, ये है क्या? ये दुनिया भर में जितने भी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, उनकी सबसे बड़ी एग्जीबिशन होगी। ठीक है। और यहाँ पर दुनिया भर के
1750 एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे, मतलब आप ये समझ लो दुनिया भर की 1750 कंपनीज आ रही हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और ब्राजील से करीब करीब ये मान लीजिए 42 कंपनियां अकेले आ रही हैं, करीब 40 के आसपास। भारत से भी ऑब्वियसली जाएंगी कंपनियां, और 57 देशों से ये 1750 कंपनियां यहाँ पर हिस्सा लेंगी। इससे बड़ा ब्यूटी एग्जीबिशन कहीं पर नहीं होता है, तो दुबई इसको इस बार आयोजित कर रहा है। कब से कब तक? तो ये 3 दिवसीय है। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 3 दिनों तक चलेगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है आज से। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद 2023, ये भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित करी जा रही है? तो काजिंद होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है। और काजिंद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं। ये जो एक्सरसाइज है, ओके, पहले इसका नाम अलग हुआ करता था। पहले इसका नाम था प्रबल दोस्तिक। क्या बोलते हैं? प्रबल दोस्तिक इसका नाम हुआ करता था। 2016 में रखा गया था इसका नाम। ठीक है। लेकिन 2 संस्करण के बाद फिर इसका नाम बदल के काजिंद कर दिया गया। तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स की एक यूनिट रवाना करी गई है कजाकिस्तान में, क्योंकि वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज भी आज से शुरू हो रही है 30 अक्टूबर से, और ये चलेगी 11 नवंबर तक। और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के 90 जवान भेजे गए हैं, और इंडियन एयरफोर्स के 30 पर्सनल्स भेजे गए हैं। ठीक है। ओवरऑल कजाकिस्तान के आर्मी टू आर्मी और इंडिया के कजाकिस्तान के साथ एयर टू एयर दोनों एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट होंगी अब। और अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुई थी जो कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी थी मल्टीपल प्लेसेस में, आंध्र प्रदेश में भी और पुडुचेरी में, तमिलनाडु में। इस एक्सरसाइज का नाम था सागर कवच। ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने करी थी अकेले। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनको सीजेआई बोलते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, देखें कौन सबसे पहले आंसर करता है। 2024 के आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं और जीएस आपकी समस्या है, तो आप मेरा ये लाइव बैच फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं कवर करा रहा हूँ एग्जाम इंजन पे। और इस बैच में हिस्ट्री कवर हो चुकी है, पॉलिटी कवर हो चुकी है, मूल विधि चल रही है, और साइंस भी कवर हो चुकी है, और ज्योग्राफी मैंने कल से स्टार्ट करी है। आप केवल ज्योग्राफी का बैच भी अवेल कर सकते हो अगर चाहते हैं। केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन में मेरे। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप फुल फ्लैश में अगर रिकॉर्ड बैच जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम बस 15 दिन के बाद ही लगा हुआ है, तो इवन अभी तक भी आपने तैयारी नहीं करी है तो इस एग्जाम के लिए आप रिकॉर्डेड बैच अवेल कर सकते हैं। जीएस, जीके और कंप्यूटर का बैच का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और इन चारों सब्जेक्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।